हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है ये कब मनाया गया है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 8 फरवरी को, ठीक है। और ये किस लिए मनाया गया है, तो जो इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए और आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए जितने भी मतलब युवा हैं और बच्चे हैं उनको सुरक्षित नेट उपलब्ध करवाने के लिए ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। किस दिन मनाया गया, 8 फरवरी को, ठीक है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट डे की। तो फरवरी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं हम। देखिएगा जो 1 फरवरी है इसको कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल जो है इसका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका कौन सा दिवस मनाया गया, 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल का 1 फरवरी को। और जो भारतीय तटरक्षक बल है इसके 24वें महानिदेशक कौन है, वीएस पठानिया इसके 24वें महानिदेशक हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है 2 फरवरी की। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। 2 फरवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। और जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी थीम क्या है इसकी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। तो जो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है 2 फरवरी को। और थीम क्या है इसकी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इसकी थीम है, ठीक है। और उसके बाद है जो ये 2 फरवरी को क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को एक समझौता, एक कन्वेंशन होता है, कहाँ पर, रामसर कन्वेंशन होता है। और जो ये रामसर जगह है ये कहाँ पर है, तो ईरान का एक शहर है रामसर। और वहाँ पर एक रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में, जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण को लेकर ये सम्मेलन होता है। और इस के तहत ही इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है। उसके बाद बात आती है 4 फरवरी की। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, 4 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड कैंसर डे। और बात आती है कैंसर की। तो जो कैंसर है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो कैंसर की स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। और शरीर में जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अनकंट्रोल जो उनमें वृद्धि होने लगती है उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। और जो 7 फरवरी है उसको क्या मनाया गया है, तो 7 फरवरी को आंध्र प्रदेश के अंदर रथ सप्तमी महोत्सव मनाया गया है। रथ सप्तमी महोत्सव मनाया गया है, रथ सप्तमी महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया गया है। और रथ सप्तमी महोत्सव जो माघ शुक्ल पक्ष है उसकी सप्तमी को कौन सा त्योहार मनाया गया है, रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है। और इसको ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है ये रथ सप्तमी महोत्सव, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये किसका प्रतीक है, तो ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है ये रथ सप्तमी महोत्सव त्योहार, ठीक है। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 8 फरवरी को। ये आप इम्पोर्टेंट डेज याद रखना, फरवरी के इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो उसके नए निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो इसके नए निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नागर को।
उन्नी कृष्णन नागर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये जो उन्नी कृष्णन नागर हैं, ये क्या थे? मानव अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक कौन रह चुके हैं? तो जो मानव अंतरिक्ष केंद्र है, मानव स्पेस सेंटर है, इसके पहले निदेशक कौन थे? के पहले निदेशक कौन थे? तो उन्नी कृष्णन नागर थे इसके पहले निदेशक। मानव स्पेस सेंटर, मानव अंतरिक्ष केंद्र है, उसके पहले निदेशक थे उन्नी कृष्णन नागर। और अब इनको किसका निदेशक बना दिया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का इनको निदेशक बना दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि जो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1963 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और जो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये काम क्या करता है? तो जो रॉकेट होते हैं उनका जो डिजाइन होता है, रॉकेट का डिजाइन तैयार करना और उनका जो संचालन होता है, जब उनको छोड़ा जाता है रॉकेट को, तो उनका जो संचालन है वो कौन करता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से ही उनका संचालन किया जाता है। और रॉकेट का जो डिजाइन है वो भी तैयार कौन करता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा ही ये रॉकेट का डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक है। और अंतरिक्ष जो ये विक्रम साराभाई थे, इनको क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। और जो इसरो है, इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अभी हाल ही में 10वें अध्यक्ष हैं, 10वें हेड हैं, वो किसे नियुक्त किया गया था? तो एस सोमनाथ को इसके 10वें हेड बनाया गया था। ठीक है। और जो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? तो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर इसका इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है। और इसके स्पेस लॉन्चिंग सेंटर का क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये किसका है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये किसका है? तो इसरो का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये मानव स्पेस सेंटर है, इसका ये क्या काम है इसका? तो जो गगनयान है, जो गगनयान है उसको कौन लॉन्च करेगा? तो जो गगनयान है इसको लॉन्च करेगा मानव स्पेस सेंटर के द्वारा, इसको लॉन्च किया जाएगा। और गगनयान के लिए जो विकास इंजन है, गगनयान के लिए हाल ही में कौन से इंजन का परीक्षण किया गया था? तो विकास इंजन का जो परीक्षण किया गया था वो किस लिए किया गया था? गगनयान के लिए। और जो गगनयान है ये मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन है। और इसके लिए विकास इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो मानव स्पेस सेंटर के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र है ये कहाँ पर है? तो जो तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र है ये है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर। तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र। ठीक है, तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र ये कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है ये तरल प्रणोदक प्रणाली के अंदर। और जो ये विकास इंजन है इसका जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में ही इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। और ये जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, जितने भी रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। और ये कहाँ पर है? तो हासन, कर्नाटक के अंदर है। हासन, कर्नाटक में क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर है? तो ये है हासन, कर्नाटक के अंदर। ठीक है। अब लेकिन अभी इसकी
जो ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है इसकी जो ब्रांच है वो स्थापित कहाँ पर की गई है, इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो स्थापित की गई है। ठीक है, इतनी बात आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला फर्स्ट यूटी कौन सा बन गया है। तो कौन सी प्रणाली है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, खिड़की प्रणाली, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। तो इससे जुड़ने वाला फर्स्ट यूटी कौन सा बन गया है, जुड़ने वाला फर्स्ट जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो एलजी हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है इसके तहत होगा क्या, तो जो ये इसके तहत होगा कि जो भी आवश्यक उद्योग हैं उनके लिए तुरंत एक ही स्थान पर उनको अप्रूवल देना। जैसे कि कोई भी छोटा मोटा उद्योग धंधे शुरू करना चाह रहा है तो उसको उस धंधे को शुरू करने के लिए अप्रूवल चाहता, मतलब अनुमति मिलती है, तो वो कभी किसी से अप्रूवल करना पड़ता है, मतलब अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद दूसरे से लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद तीसरे से लेनी पड़ती है। तो इसकी अनुमति जो ये है ये सारी एक ही जगह पर, मतलब उसको जब हम शुरू करें तो उसको एक ही जगह से अप्रूव, सारी एक जगह से अप्रूव करवाया तो वो सब जगह से अप्रूव हुआ माना जाएगा। तो ये सब सुविधा एक ही जगह पर देने की जो प्रणाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके ये जो है इसमें जुड़ने वाला फर्स्ट यूटी कौन सा बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो पुष्कर महोत्सव है, पुष्कर महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, और पुष्कर मेला कहाँ पर लगा है, और पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो जो नदी के सम्मान में जो उत्सव मनाया गया है उसको बोल रहे हैं हम पुष्कर महोत्सव, और ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और जो पुष्कर मेला है ये मनाया गया है अजमेर राजस्थान के अंदर, ये लगता है पुष्कर मेला। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और जो हैरात पर्व है उसका संबंध भी कहाँ से है, तो हैरात पर्व का भी संबंध जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। जो भारत का फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन लेह लद्दाख के अंदर किया गया था। और भारत की सबसे ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है, तो लेह लद्दाख के अंदर जो उमलिंग ला दर्रा है वहां पर बनाई गई है, BRO के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, और इसके बाद है कि जो CPEC का मतलब क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो CPEC है इसका मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो ये गलियारा है, ये कॉरिडोर है, इसके दूसरे चरण को शुरू करने के लिए इसका फर्स्ट चरण खत्म हो गया, लेकिन सेकंड चरण को शुरू करने के लिए जो चाइना है उसने पाकिस्तान को ऋण दिया है, चाइना ने पाकिस्तान को ऋण दिया है। तो ये कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है, तो $60 बिलियन का ऋण किसने दिया है, चाइना ने दिया है। किसको, पाकिस्तान को। और किस लिए दिया है, तो ये जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके सेकंड चरण को शुरू करने के लिए ये ऋण इन्होंने दिया है। ठीक है, और जो ये इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसको कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो शिजियांग प्रांत है के काशगर से लेकर, शिजियांग प्रांत कहाँ पर पड़ता है, ये चाइना में है शिजियांग प्रांत। और इसके अंदर कौन सी जगह है, काशगर जगह है। यहाँ से लेकर के कहाँ तक आता है, ये जो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये है पाकिस्तान के अंदर है ग्वादर बंदरगाह।
पाकिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह, और ये जो शिजियांग प्रांत है ये कहाँ पर है, चीन के अंदर है। ठीक है, तो चीन से लेकर कहाँ तक आता है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान तक आता है। और इसके लिए, इसके दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के द्वारा पाकिस्तान को $60 बिलियन का ऋण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है कि जो पीएम किसान संपदा योजना है इसके तहत क्या किया गया है, इसका जो कार्यकाल है वो 2026 तक बढ़ा दिया गया, 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिएगा ये जो पीएम किसान संपदा योजना है, पीएम किसान संपदा योजना, ये जो योजना है ये स्टार्ट कब हुई थी, तो ये पीएम किसान संपदा योजना स्टार्ट होती है 2017 के अंदर। और इस योजना के तहत क्या होता है कि जो किसानों की आय है उसको बढ़ाना, जो किसान है उनकी आय को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसका संबंध किससे है, तो जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग से किसका संबंध है, खाद्य प्रसंस्करण से किसका संबंध है, तो ये पीएम किसान संपदा योजना का संबंध है फूड प्रोसेसिंग से। ठीक है, और मतलब खाद्य प्रसंस्करण हम फूड प्रोसेसिंग कहते किसे हैं, जैसे कि आलू हो गया, आलू के चिप्स बनाना इसको हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और फिर नींबू का अचार बनाना, या फिर जो सॉस होती है, टमाटर की चटनी होती है, उसको इन्हीं को हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, और 2021 में ये जो योजना है ये समाप्त हो गई थी, 2021 में ये योजना समाप्त हो गई थी। और अब क्या किया है कि अब केंद्र सरकार ने 4600 करोड़ रुपए दे करके इस योजना को, कितने रुपए दे करके, 4600 करोड़ रुपए दे करके केंद्र सरकार ने इस योजना को 2025-26 तक इसका कार्यकाल इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और जो पीएम किसान योजना है इसका क्या, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पीएम किसान योजना। तो जो किसान है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है कृषक सम्मान निधि योजना है। और ये कब से स्टार्ट होती है, तो ये कृषक सम्मान जो निधि योजना है, कृषक सम्मान निधि योजना, कृषक सम्मान निधि योजना कब से स्टार्ट होती है, तो 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट होती है ये, 24 फरवरी 2019 से। और कहाँ से स्टार्ट होती है, तो गोरखपुर यूपी से स्टार्ट होती है पीएम किसान सम्मान योजना और ये कृषक सम्मान निधि योजना। और इसी योजना के तहत जो हर साल कितने रुपए दिए जाते हैं किसानों को, 6000 रुपए दिए जाते हैं, और 2-2 हजार रुपए की इसमें 3 किस्त जो है ये दी जाती हैं। ठीक है, और टोटल इसमें 1 वर्ष के अंदर 6000 रुपए किसान को दिए जाते हैं। उसके बाद एक नई है कि जो सोयल हेल्थ कार्ड योजना है, मृदा के लिए जो योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है, हेल्थ कार्ड जो योजना है, ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये राजस्थान सूरतगढ़ जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, वहाँ से स्टार्ट की गई थी, राजस्थान से। और कब स्टार्ट की गई थी, तो 19 फरवरी 2015 को 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। और जो ये किसान कृषक सम्मान निधि योजना है ये स्टार्ट की गई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, और ये जो पीएम किसान संपदा योजना है ये 2017 के अंदर स्टार्ट की गई थी और 2021 में ये समाप्त हो गई। और 2025-26 तक अब इसका दोबारा से 4600 करोड़ रुपए का ऋण दे करके केंद्र सरकार के द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है ये 2021 में स्टार्ट होती है। और इसके तहत क्या दिए जाते हैं, जो एलईडी बल्ब है वो वितरित किए जाते हैं। और ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है, आरा बिहार से ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसके तहत एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। और जो पीएम ग्राम सड़क योजना है इसका ये कब स्टार्ट होती है, तो पीएम ग्राम सड़क योजना
ये कब स्टार्ट होती है? सन 2000 के अंदर स्टार्ट होती है। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 में स्टार्ट होती है। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है सुशासन दिवस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसके द्वारा घोषित की गई है? कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना स्टार्ट की गई है, की घोषणा की गई है? एक स्टेशन एक उत्पाद। तो ये जो योजना है, ये जो रेलवे परिवहन डिपार्टमेंट है, रेलवे जो है उसके द्वारा, जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई है एक स्टेशन एक उत्पाद। और जो ये जो योजना है रेलवे परिवहन के द्वारा ये क्यों स्टार्ट की गई है? क्योंकि जो एक स्टेशन एक उत्पाद है, तो जिस भी स्टेशन पर जो भी एक उत्पाद है उसको बढ़ावा मिलेगा और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को काम मिलेगा। उस उत्पाद के कारण वहीं के जो लोकल व्यक्ति होंगे उनको ज़्यादा काम मिलेगा और इसी के कारण ये रेलवे के द्वारा ये पहले स्टार्ट की गई है। ठीक है, और जो बजट के अंदर ही, बजट जो 2022-23 है उसके अंदर क्या किया गया है कि जो एक कक्षा एक चैनल था, एक कक्षा एक चैनल था, ये कितने थे? एक कक्षा एक चैनल, इसके कितने थे? तो 12 चैनल थे। उनको बढ़ाकर अब कितना करने का निर्णय लिया है? तो 200 चैनल बनाने का निर्णय, 200 चैनल बनाने की घोषणा की गई है। 12 से बढ़ाकर 200 चैनल बढ़ाने की घोषणा की गई है। और ये कौन सी योजना स्कीम के तहत है? तो जो ई विद्या योजना है उसके तहत ये किया गया है। 12 से 200 चैनल बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे हैं, उनकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं इनकी कितनी बढ़ा दी गई है? इनकी जो सीमा है वो कितनी बढ़ाई गई है? तो इनकी दूरी बढ़ाई गई है 25,000 किलोमीटर इनमें इनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो राजकोषीय घाटा है मतलब फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट जो आने वाले वर्ष में 2022-23 वाले वर्ष में, वित्त वर्ष में जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो कितने होने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। और जो रैंप कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? तो जो रैंप कार्यक्रम है ये भी बजट में इसका वर्णन किया गया है। तो जो ये रैंप कार्यक्रम है ये MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग है उनके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? रैंप कार्यक्रम शुरू किया गया है। और जो हमारे MSME मंत्री हैं वो कौन हैं? तो नारायण राव जो हैं वो हमारे MSME मंत्री हैं। ठीक है, और जो PM डिवाइन योजना है इसका संबंध किससे है? तो जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसके विकास के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो PM डिवाइन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। और एक जिला एक उत्पाद किसने स्टार्ट किया है? तो यूपी के द्वारा स्टार्ट की गई एक जिला एक उत्पाद। और जो गणतंत्र दिवस 2022 की जो परेड थी उसके अंदर यूपी की जो झांकी आई थी उसमें कौन कौन सी चीज जो सम्मिलित थी, किसकी झांकी थी? तो बाबा विश्वनाथ का धाम दिखाया गया था उसके अंदर। और उसमें जो सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर दिखाया गया था एक जिला एक उत्पाद का जो सीन है वो उसमें दिखाया गया था। तो उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है यूपी की झांकी को। और जो गणतंत्र दिवस 2022 है ये कौन से नंबर का मनाया गया है? तो 73वें नंबर का मनाया गया है। और इसमें क्या कि जो लोकप्रिय झांकी है, सर्वश्रेष्ठ झांकी तो यूपी की मानी गई है अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी तो यूपी की, और जो लोकप्रिय झांकी का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य की झांकी को मिला है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय झांकी का अवार्ड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो AI आधारित जो पोर्टल है ये किसके द्वारा, ये कौन सा है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस पर बेस्ड एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है
एक जॉब पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो जो IIT हैदराबाद है उसके द्वारा ये AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल स्टार्ट किया गया है। और ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो फंड है वो कौन देगा? तो इस जॉब पोर्टल के अंदर फंड देगा कोटक महिंद्रा बैंक। जो फंड है वो कौन देगा? तो कोटक जो महिंद्रा बैंक है ये इसके अंदर महिंद्रा बैंक इस जॉब पोर्टल के अंदर फंड देगा। और ये जो जॉब पोर्टल है इसका नाम क्या है? स्वराज्यबिलिटी इस जॉब पोर्टल का नाम है। स्वराज्यबिलिटी इस जॉब पोर्टल जो है ये इसकी शुरुआत की गई है, AI बेस्ड है ये, और इसका नाम क्या है? तो स्वराज्यबिलिटी इसका नाम है। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किसकी सहायता करेगा? तो जो दिव्यांग या फिर जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी जॉब तलाशने में सहायता कौन सा पोर्टल करेगा? ये स्वराज्यबिलिटी पोर्टल ये उनको दिव्यांग और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको जॉब तलाशने में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके लिए ये बनाया गया है। और जो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी है, इसका अनावरण 5 फरवरी को किसके द्वारा किया गया? तो PM मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया 5 फरवरी 2022 को। और कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद के अंदर इसका अनावरण किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया इसका अनावरण। और ये कितने फीट की है? तो 216 फीट की ये मूर्ति है। और किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। और 5 फरवरी को इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और इसमें जो समानता के त्योहार से संबंध इसमें दर्शाया गया है। और जो समानता का त्योहार है वो इसमें किसको कहा गया है? जो संत रामानुजाचार्य है इनकी जो 1000वीं जो जयंती है उसको इसमें क्या कहा गया है? तो समानता का त्योहार इसमें कहा गया है। ठीक है, और जो ये हैदराबाद है इसको कौन सी नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और इसको कौन से ऑपरेशन के तहत? तो जो ऑपरेशन पोलो है उसके तहत ये हैदराबाद रियासत, इसके ऑपरेशन पोलो के बाद किसका खात्मा हो गया था? तो जो निजाम थे उनका खात्मा हो गया था। और जो ये हैदराबाद रियासत है इसको भारत में मिला लिया गया था। और ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? तो 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लता मंगेशकर जी हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, इनका हाल ही में 6 फरवरी को इनका निधन हो गया। और 6 फरवरी को इनका निधन हो गया। तो जो इनका निधन कहाँ पर हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर इनका निधन हुआ है। और कितने साल की उम्र में? तो 92 साल की उम्र में इनका 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब देखिएगा कि जो ये लता मंगेशकर जी हैं, जो MP है, इंदौर MP के अंदर इनके नाम पर संगीत जो संग्रहालय है और संगीत संग्रहालय और संगीत अकादमी बनाने की घोषणा और इनकी प्रतिमा जो है वो लगाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो जो MP के CM है उनके द्वारा। MP के CM कौन है? मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM है। और इनके द्वारा संगीत संग्रहालय और संगीत अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। किसके नाम पर? लता मंगेशकर के नाम पर ये बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और जो लता मंगेशकर वो के नाम पर के बर्थडे पर, जो लता मंगेशकर के बर्थडे पर लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा भी MP सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि जो ये लता मंगेशकर जी हैं इनको भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो भारत रत्न से इनको 2001 के अंदर नवाजा गया। 1999 में इनको कौन सा मिला? तो पद्म विभूषण जो है वो इनको कब मिला? 1999 के अंदर मिला। और फ्रांस का कौन सा अवार्ड इनको मिला है? तो फ्रांस का इनको सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर से भी किसको सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है।
ठीक है। और जो ये तानसेन महोत्सव है, तानसेन महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है, तो इसका संबंध भी संगीत के क्षेत्र से है, तानसेन महोत्सव का संबंध। और ये कहाँ पर मनाया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया है संगीत का तानसेन महोत्सव। ठीक है। संगीत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो संगीत के अंदर जो फर्स्ट भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था वो किसने, सुब्बुलक्ष्मी ने फर्स्ट भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था संगीत के क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद जो खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो एमपी के अंदर है, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कौन से, खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको किसके द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासक थे उनके द्वारा इनको बनवाया गया था। और इसमें फेमस कौन सा मंदिर है, जो खजुराहो के मंदिर हैं उनमें फेमस कौन सा मंदिर है, तो कंदरिया महादेव जी का जो मंदिर है वो इसमें फेमस है। और ये कौन सी शैली में बनाए गए हैं, तो पंचायतन शैली के अंदर बनाए गए हैं ये खजुराहो के जैन मंदिर। ठीक है। उसके बाद जो सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ पर है, तो सबरीमाला मंदिर है केरल के अंदर। और यहाँ पर जो मकर संक्रांति है उस दिन कौन सा त्योहार, कौन सा मेला लगता है, तो जो मकर विलक्कू का जो मेला है वो कहाँ पर उसका संबंध कहाँ से है, तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल के अंदर वहाँ उससे संबंध है मकर विलक्कू त्योहार का। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ये हाल ही में जारी किया गया है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि वर्ल्ड के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क। और जो ये किसके कौन सी कंपनी है इनकी, तो जो टेस्ला कंपनी है और स्पेस एक्स जो कंपनी है वो उसके हेड कौन है, उसके सीईओ कौन है, तो एलोन मस्क जी हैं। और ये वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। और जो एलन मस्क है इनको 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कि जो सेकंड नंबर पर अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है, तो जेफ बेजोस, ये किसके सीईओ हैं, तो अमेजोन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। और ये कौन से हैं, सेकंड नंबर पर दुनिया के सबसे, वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है। और जो 10वें नंबर पर कौन से हैं, तो 10वें नंबर पर हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी कौन से नंबर पर हैं, 10वें नंबर पर। और ये जो गौतम अडानी जी हैं ये एशिया के फर्स्ट पोजीशन पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वर्ल्ड में तो ये 10th पोजीशन पर हैं, लेकिन एशिया के अंदर ये गौतम अडानी फर्स्ट पोजीशन पर हैं। और 11th पोजीशन पर कौन है वर्ल्ड में, तो 11th पोजीशन पर है वर्ल्ड में मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर हैं, तो ये मुकेश अंबानी 11th पोजीशन पर हैं। और 10th पर हैं गौतम अडानी। और एशिया में फर्स्ट हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया में फर्स्ट क्यों हैं, क्योंकि जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों हैं, क्योंकि जो इनकी कंपनी है वो किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस क्षेत्र में कार्य करती है गौतम अडानी जी की कंपनी। और जो भारत है उसने ऊर्जा स्वतंत्र होने का जो लक्ष्य है वो भारत का है। तो जो ये गौतम अडानी की जो कंपनी है और भारत का जो लक्ष्य है उन दोनों के लक्ष्य हैं सेम, इसीलिए इनकी जो कंपनी है वो इनका जो शेयर है वो 600% इनका शेयर इंक्रीज हो गया है। और इसीलिए ये टॉप एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। और दुनिया का सबसे अधिक वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, दुनिया का जो सबसे अधिक वैल्यूएबल ब्रांड है वो है एप्पल, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। ठीक है। और उसके नेक्स्ट है कि जो 10th सबसे वैल्यूएबल, 10th नंबर पर सबसे जो वैल्यूएबल जो बीमा इंश्योरेंस जो कंपनी है, इंश्योरेंस ब्रांड है, वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है, ये कौन सा है, तो इंश्योरेंस ब्रांड है ये हमारा LIC। फर्स्ट पोजीशन पर तो चाइना का है, और मतलब टॉप 5 जितने इंश्योरेंस ब्रांड है वो चाइना के हैं। उसके हमारे इंडिया का जो है वो LIC है इंश्योरेंस ब्रांड। और ये कौन सी पोजीशन पर है, तो ये 10th पोजीशन पर है। बात आती है LIC की, तो इसकी स्थापना
कब होती है? 1956 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और M.R. कुमार इसके वर्तमान में हेड हैं। M.R. कुमार LIC के हेड हैं, ठीक है। और जो LIC है ये 2022-23 के बजट के अंदर घोषणा की गई है कि LIC अपना IPO जारी करने वाला है, तुरंत जल्दी ही अपना IPO जारी करने वाला है, ठीक है। और हाल ही में कौन सी दो कंपनी है जिनके CEO को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है किन दो कंपनी के CEO को दिया गया है? तो जो सुंदर पिचाई हैं ये कौन सी कंपनी के हैं? तो गूगल कंपनी के CEO हैं सुंदर पिचाई, जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, जिनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये दो कंपनी के CEO हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO। गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पावरथॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पावरथॉन 2022 इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है राजकुमार सिंह के द्वारा, RK सिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि इसके तहत जो ये RK सिंह है, ये कौन है? ये हमारे विद्युत मंत्री हैं। विद्युत मंत्री कौन है? भारत के विद्युत मंत्री कौन है? तो RK सिंह, राजकुमार सिंह है। और बिजली वितरण की समस्या जो है बिजली वितरण में जो समस्या आती है उसको निपटाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए ये एक तो ये पावरथॉन स्टार्ट किया गया है बिजली वितरण समस्या को निपटाने के लिए। और जो बिजली की जो सप्लाई है, मतलब बिजली की जो आपूर्ति है, उसको बेहतर बनाने के लिए भी ये स्टार्ट किया गया है। तो जो ये पावरथॉन 2022 का आयोजन किया गया है, उसके जो मेन लक्ष्य जो है वो कौन से हैं? तो एक तो बिजली वितरण की जो समस्या है, मतलब जो बिजली वितरण कौन करता है? डिस्कॉम कर है। तो डिस्कॉम की जो समस्या है उससे निपटने के लिए क्या किया गया है? पावरथॉन का आयोजन किया गया है। और बिजली आपूर्ति है उसको बेहतर बनाने के लिए भी इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भारत है इसका ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य कब तक है? तो भारत का ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य है 2047 तक, ठीक है। ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य है 2047 तक। और बात आ जाए कि कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य कब तक है? तो कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है 2070 तक, ठीक है। और जो नवीनतम मंत्रालय है, भारत का नवीनतम मंत्रालय है, वो कौन सा है? तो सहकारिता मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह हैं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री। और ये हमारा नवीनतम मंत्रालय है, ठीक है। और जो ये सहकारी समिति है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत है? तो 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कौन से किससे संबंधित है? तो सहकारी जो समिति है उनसे संबंधित है। 97वां जो संविधान संशोधन है वो, ठीक है। और जो 91वां संविधान संशोधन है, जो 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये किससे संबंधित है? तो जो मंत्रिपरिषद में मंत्री परिषद में जो अधिकतम जो संख्या होती है मंत्रियों की, वो कितनी निश्चित होगी? तो 15% भारत के अंदर है। और जो दिल्ली के अंदर है, पूरे भारत में तो 15% है मंत्री परिषद की। जो मंत्री परिषद में जो मंत्री बनेंगे वो कितने होंगे? पूरी लोकसभा का 15% होंगे। और ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा है। लेकिन दिल्ली के अंदर कौन सा संविधान संशोधन है? तो 69वां संविधान संशोधन है दिल्ली में, जिसके तहत कितने मंत्री बनते हैं? 10% मंत्री इसके अंदर मंत्री परिषद की मैक्सिमम संख्या होती है, ठीक है। और पावर सेक्टर में जो साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश जो है ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो सुरंगा लकमल है ये क्या है? ये कौन है? श्रीलंका के तेज गेंदबाज है सुरंगा लकमल। सुरंगा लकमल ये कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। और ये क्या हैं? तेज गेंदबाज हैं श्रीलंका के। और इन्होंने क्या किया है? अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, संन्यास की घोषणा की है। अब बात आती है श्रीलंका की। ये सुरंगा लकमल ये श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की कैपिटल कितनी?
दो यहाँ की कैपिटल हैं, कोलंबो और जयवर्धनपुरे यहाँ की कैपिटल है। कोलंबो यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनपुरे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम है, और प्रेसिडेंट कौन है, गोतबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। और उसके बाद जो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है वो कौन सी है, तो जो पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है। और हम्बनटोटा द्वीप कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर है हम्बनटोटा द्वीप, जिस पर किसने कब्जा कर लिया है, चाइना ने कब्जा कर लिया है हम्बनटोटा द्वीप पर। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इसके अंदर जो टॉप किया है वो किसने टॉप किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने इस भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंदर टॉप किया है। ठीक है। और IIT जो गांधीनगर है उसने पानी विलवणीकरण तकनीक को विकास किया है। कौन सी तकनीक है, तो पानी विलवणीकरण की जो तकनीक है उसका विकास किसने किया है, तो जो IIT गांधीनगर है, IIT गांधीनगर के द्वारा किसका विकास किया गया है, पानी विलवणीकरण की तकनीक का विकास किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आहत ऑपरेशन शुरू किया गया है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, आहत ऑपरेशन, राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन। तो जो राष्ट्रव्यापी ये आहत ऑपरेशन है ये स्टार्ट किया गया है RPF के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है आहत ऑपरेशन। अब बात आती है ये किस लिए स्टार्ट किया गया है, तो जो मानव तस्करी है उस पर अंकुश लगाने के लिए। किस लिए स्टार्ट किया गया है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए क्या स्टार्ट किया गया है, आहत ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, RPF के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बात आती है रेलवे पुलिस फोर्स की, RPF की, इसकी स्थापना कब होती है, 1872 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और संजय चंद्र जो है वो इसके हेड हैं। कौन है इसके हेड, कौन है, संजय चंद्र इसके हेड हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो R राजा मोहन है, R राजा मोहन ये क्या है, ये एक खगोल शास्त्री हैं। R राजा मोहन ये क्या थे, एक खगोल शास्त्री थे और जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो इनकी इतनी बात आप याद रखिएगा। R राजा मोहन कौन थे, खगोल शास्त्री थे और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि जो नासा है, नासा कहाँ की कंपनी है, तो नासा ये USA की कंपनी है नासा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नासा इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसने क्या किया है कि इसने 2031 में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसको सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। 2031 तक नासा क्या करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको सेवानिवृत्त कौन कर देगा, तो इसको सेवानिवृत्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, नासा के द्वारा की गई है। ठीक है। नासा एक USA की कंपनी है और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है। इसके जो हेड है वो कौन है, तो हाल ही में इसके हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।